सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, ये वीडियो बन रही है बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपको लाइक्स टारगेट पूरे करने हैं, लेकिन आपने नहीं पूरे किए। लेकिन आपके एग्जाम्स आ रहे थे, तो उसको देखते हुए मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ, जो कि आपके बाकी लेक्चर्स कवर करेंगे। मैंने चैप्टर 1 2 3 कंपनी लॉ के करा दिए थे, आज मैं लाया हूँ आपके लिए चैप्टर 4। तो बिना देरी किए हुए उसे शुरू करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत करीब है। जो बीकॉम प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम्स तो शायद 9 तारीख से ही हैं। बाकी बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट का मंथ एंड में एग्जाम्स होंगे कंपनी लॉ सबके। तो आज जो लेसन 4 है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। सो हम लेसन का एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो इसके अंदर आप पढ़ोगे गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, फॉरेन कंपनीज के बारे में, डोरमेंट कंपनीज के बारे में, एसोसिएट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के बारे में, एंड इलीगल एसोसिएशन के बारे में गाइस। तो गाइस, बिना देरी किए हम चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको आते ही एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। उसे स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज एंड एसोसिएट कंपनीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, कंपनीज कंट्रोल डिपेंड्स ऑन इट्स ओनरशिप एंड वोटिंग राइट्स बेस्ड ऑन कंट्रोल कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू। गाइस, जो कंपनीज के राइट होते हैं कुछ इस प्रकार आपके डिवाइड हो सकते हैं। एक होते हैं आपके होल्डिंग कंपनी के तौर पे, एक होता है एक सब्सिडरी कंपनी। तो दो हिस्सों में आपकी कंपनीज के राइट बढ़ सकते हैं। तो होल्डिंग कंपनीज क्या होती है, आइए जानते हैं। तो होल्डिंग कंपनीज एज पर सेक्शन 2 subsection 46, a holding company is one that control the management and operations of one or more companies. This control is exercised by owning more than 50% of share or by influencing the board of directors. The purpose of a holding company is to सुपरवाइज इट्स सब्सिडरी कंपनीज। सो गाइज, देख लीजिए जी, जो होल्डिंग कंपनीज होती है, मान लीजिए कि आप रिलायंस के ऑनर हैं। आप हैं मुकेश अंबानी, और आपको एक सोलार पैनल के इंडस्ट्री में एंटर करना है। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि आपको कैपिटल पे वैसे ही बहुत खर्चा लगेगा इसमें। तो इससे अच्छा, और टाइम भी जाएगा आपका। तो इससे अच्छा आप किसी कंपनी को जो अभी जस्ट स्टार्ट की है इस फील्ड में, उसको आप एक्वायर कर लें। तो एक्वायर करने से बेहतर है कि आप उसकी मोस्ट ऑफ जो उसकी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, उसको आप होल्ड कर लें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी वही लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी बिकॉज इट ओन्स मल्टीपल सब्सिडरी कंपनीज लाइक जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस पेट्रोलियम। इसके जो होल्डिंग्स कंपनी है, रिलायंस जो है, जो रिलायंस पेट्रोलियम है, रिलायंस रिटेल है, इसमें मोर देन 50% शेयर्स इनके हैं। और गाइस, इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका आता है सब्सिडरी कंपनी। सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, a subsidiary company is one whose more than 50% shares are owned by another company, holding company। ओके, सो यहाँ पे वही बात मैंने बोली है। जिस कंपनी के अंदर किसी दूसरी कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है मोर देन 50 शेयर्स, और उसी का कहना दूसरी कंपनी मानती है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस ने इन्वेस्ट किया है ए लिमिटेड में, जो कि सोलर पैनल का बिजनेस करती है। तो यहाँ पे ए लिमिटेड जो है सब्सिडरी कंपनी बन गई, क्योंकि मोर देन 50% शेयर्स होल्डिंग कंपनीज के पास है। और यहाँ पे होल्डिंग कंपनीज, यहाँ पे आपकी रिलायंस है, सब्सिडरी कंपनी ए लिमिटेड है। और यहाँ पे जैसे सब्सिडरी कंपनीज एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, सब्सिडरी कंपनी इज वन हुज मोर देन 50 शेयर्स on are owned by another companies. It is controlled by the holding company in term of policies and decision making. तो यहाँ पे जो रिलायंस है वो इनके पॉलिसीज में कुछ चेंजेस भी कर सकता है, और डिसीजन में वो करेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, जियो प्लेटफॉर्म इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं, हॉटस्टार से जो जियो है उन्होंने खरीदा था जियो जियो हॉटस्टार, और उनका उन्होंने नाम भी डाल दिया जियो हॉटस्टार। तो यहाँ पे वो सब्सिडरी कंपनी है, जियो प्लेटफॉर्म। ओके, यहाँ पे एक और आता है एसोसिएट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। एसोसिएट कंपनी इज वन वेयर अनदर कंपनी owns at least 20% of total shares but does not control it entirely.
द इन्फ्लुएंस इज सिग्निफिकेंट बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन अ सब्सिडरी। तो देख लीजिए, एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जो कुछ शेयर्स होल्ड करती है दूसरे कंपनियों में, आम, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे कि हमारा जोमेटो, यहाँ पे हमने एग्जांपल में भी डाला है, जोमेटो लिमिटेड होल्ड्स स्टेक ऑफ मोर देन 20% इन ब्लिंकिट, मेकिंग ब्लिंकिट एज एसोसिएट कंपनी ऑफ जोमेटो। तो यहाँ पे जो ब्लिंकिट है एसोसिएट कंपनी है जोमेटो का। लेकिन यहाँ पे जो ना जोमेटो डिसीजन नहीं ले सकता है उसके, और उसकी पॉलिसी चेंजेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लेस देन 50% शेयर होल्ड करता है उस कंपनी में। इसके बाद आपका आता है फॉरेन कंपनीज। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, अ फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी दैट इज incorporated outside India but operates in business in India. These companies can have a physical office, branch, or even operate through online platform. Foreign companies must comply with Indian laws and regulation। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फॉरेन कंपनी वो होती है जो फॉरेन की होती है और इंडिया में आके अपना बिजनेस करती है, या फिर इंडिया की होती है और फॉरेन में जाके अपना बिजनेस करती है, वो फॉरेन कंपनी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल इज बेस्ड इन द यूएसए बट ऑपरेट्स इन इंडिया। जो गूगल की कंपनी है वो यूएसए बेस्ड है, लेकिन इंडिया में भी वो उनका ऑफिस है, उनकी कंपनी है, और यहाँ पे भी वो अपनी सर्विसेज देते हैं। Amazon इंडिया, Amazon इज अमेरिकन कंपनी ऑपरेटेड इन इंडिया। अगेन Amazon जो है वो हमारा यूएसए का कंपनी है, और वो यहाँ पे इंडिया में भी अपना बिजनेस करती है। सेम जैसे टाटा हो गई, टाटा बहुत अलग अलग कंट्री में अपना बिजनेस करती है, तो वो भी एक फॉरेन कंपनी है। Foreign companies must register with Registrar of Companies ROC and follow Indian tax law and in compliance rules। जो फॉरेन कंपनीज होती है जैसे गूगल, amazon और एटसेट्रा, इन सबको आरओसी में रजिस्टर होना जरूरी है, और इंडियन टैक्स लॉ एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करना होता है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। इसके बाद आपका आता है डोरमेंट कंपनीज। As per section 455, a dormant company is one that is legal registered but not currently carrying out any significant business activity. Companies that are created for future projects, intellectual property holding or asset holding can apply for dormant status। सो गाइज, यहाँ पे डोरमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती है जो पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन वो मतलब प्रॉफिट नहीं कमा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने अपने दोस्तों के साथ सोचा है कि आपको फ्यूचर में एक बिजनेस करना है, लेकिन आपके पास उसके पैसे भी है, लेकिन आपको कुछ रिसर्च करनी है, उससे उसके लिए आपको 1-2 साल का टाइम लगेगा। इस टाइम के बीच में आप सोच रहे हैं कि अगर 1-2 साल बाद अगर मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ लैंड खरीदूंगा तो उस टाइम वो महंगे हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं अभी अपनी कंपनी के लिए एक लैंड खरीद लेता हूँ। तो कंपनी के नाम से आपको एक लैंड खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा आरओसी में। तो आप जब आरओसी में रजिस्टर करोगे तो आपको एज ए डोरमेंट कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे होगे। तो उसको हम डोरमेंट कंपनीज कहते हैं, कि अभी 1-2 साल आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, लेकिन बाद में कमाओगे। तो डोरमेंट कंपनी इज वन दैट लीगल रजिस्टर्ड बट नॉट करंटली कैरिंग आउट एनी सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी। यही है इस लाइन का मतलब। इसके बाद आपका आता है कंडीशन टू बिकम अ डोरमेंट कंपनी। यहाँ पे कुछ फॉलोइंग कंडीशन है। द कंपनी शुड नॉट हैव कैरिड आउट एनी बिजनेस इन द एट लास्ट 2 years। लास्ट 2 years में कंपनी को कोई बिजनेस कैरी नहीं करना है, ये एक गवर्नमेंट कंपनी की पहचान है। इट शुड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनका नहीं होना चाहिए कंपनी के नाम से। इट मस्ट अप्लाई टू द आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और फॉर डोरमेंट स्टेटस। आरओसी में आपको अप्लाई करना होगा इसके लिए, डोरमेंट स्टेटस के लिए। For example, if a person registers a company to develop a new mobile app but does not start work for a few years, the companies can apply for dormant status to avoid compliance cost। तो गाइस, इसी के साथ हमारा डोरमेंट कंपनी खत्म होता है, और हमारा आता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसे आप एनजीओ भी कहते हैं। इसे आप दूसरा नाम, एक और नाम है इसका सेक्शन 8 कंपनीज। इसे आप सेक्शन 8 कंपनीज भी कहते हैं। तो पेपर में आपके आ सकता है कि सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है। तो ये आपका एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि प्रॉफिट नहीं कमाती है।
A, a Section 8 company is formed for promoting charitable, social, educational, or culture activities. These companies do not aim to earn profit and must use their earning for charitable purpose instead of distributing dividends to members. तो जैसा आप सब जानते हैं कि डिविडेंड्स, अगर आप किसी कंपनी में इक्विटी होल्ड्स करते हैं तो आपको डिविडेंड्स मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे वो ये प्रॉफिट यहाँ पे वो यूज करते हैं किसी चैरिटेबल में या एजुकेशनल पर्पस के लिए। फीचर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, जिसे आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उसके कुछ फीचर्स भी हैं, तो आइए पढ़ते हैं। The company cannot distribute profit to its member. It must be registered only for charitable or social welfare activities. It enjoys tax exemptions from the government. It requires approval from the central government before registration. ओके, सो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा इसको रजिस्टर करने के लिए। और इसमें आपको टैक्स नहीं लगता है, टैक्स की बिल्कुल छूट होती है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं कुछ। इन्फोसिस फाउंडेशन, वर्क फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जो इन्फोसिस है, से आप एमएनसी के नाम से भी जानते हैं, एक एमएनसी इन्फोसिस कंपनी है, आजकल बहुत चर्चे में है। ये एक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में एक इनकी सेक्शन 8 कंपनी है, जिसका नाम है इन्फोसिस फाउंडेशन। ऐसे ही रिलायंस फाउंडेशन है, सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। टाटा ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके बाद आप लास्ट आ जाते हैं हम, जो है कि हमारा इलीगल एसोसिएशन, जो कि हमारा अंदर आता है सेक्शन 464 के अंदर। So, according to Section 464 of the Companies Act 2013, an illegal association is formed when a group of people start a business without proper registration. If a partnership has more than 50 members and is not registered under the Companies Act, it is considered an illegal association. तो गाइस देख लीजिए, अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं की है और आपकी कंपनीज कोई भी डील कर रही है, तो एक तरह से इलीगल डील है, क्योंकि आपकी कंपनी लॉ के नजरिए से एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यहाँ पे कुछ इसके कंसिक्वेंस ऑफ इलीगल एसोसिएशन भी है, देख लेते हैं। द एसोसिएशन हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस। तो जैसे मैंने अभी बताया था, इट्स कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड इन द आई ऑफ लॉ। मेंबर्स में फेस पेनल्टी फॉर लीगल एक्शन। अगर आप कोई लीगल एक्शन कंपनी में ले रहे हैं जो कि रजिस्टर नहीं है, तो इसके लिए आप पेनल्टीज भी फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ 60 पीपल स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर विदाउट registering under the Companies Act, their business is considered illegal. यहाँ पे 60 पीपल के बारे में बताया गया है, तो आप ये आपका काम है कि एक कंपनी में जो कि पब्लिक रजिस्टर नहीं है, मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकते हैं, वो ये रहे। अगर आप इसे भी करके चले जाते हैं तो ये आपके लिए इनफ होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज विद एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरेन कंपनी, हाउ डज इट ऑपरेट इन इंडिया। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन डोरमेंट कंपनीज अंडर सेक्शन 455 एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड लास्ट वन आपका है, व्हाट इज एन इलीगल एसोसिएशन अंडर सेक्शन 464, व्हाट आर इट्स कंसिक्वेंस। तो यही कुछ 5 आपके क्वेश्चन है, यहीं से आपके पेपर में आएंगे। ये हमने बहुत रिसर्च करके बनाया है, तो आप अगर इतना भी पढ़ेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। और बाकी अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो पे दबा कर लाइक कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है लेकिन नेक्स्ट चैप्टर भी आपका हम ला सके। गाइस हैव अ नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।